गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं ई वे बिल। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। स्टार्ट करते हैं ई वे बिल। ई वे बिल का कंसेप्ट हमारे देश में क्यों लाया गया? क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जो गुड्स की मूवमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। हमारे इनवॉइसिंग सिस्टम प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे हमारे सिस्टम में, तो हम ई वे बिल का कंसेप्ट लाए। और ये कंसेप्ट गुड्स के लिए आया कि गुड्स की मूवमेंट को हमें रिकॉर्ड करना है ई वे बिल पोर्टल पर। क्या क्या इसमें हम कवर करेंगे, इससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि यहाँ पे इस चैप्टर में ई वे बिल क्यों आया और इसके पीछे का स्टोरी क्या है। इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि ई वे बिल क्यों आया। हमारा जो देश है वहां पे थोड़ी सी, अगर बात करूं कंपैरिजन की, अगर मैं बात करूं यूएस की, तो यूएस में 1 घंटे में कोई ट्रक 60 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लेता है। यूके में भी कोई एक ट्रक 1 घंटे में 60 किलोमीटर का रास्ता क्लियर कर लेता है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया में एवरेज 1 घंटा, एक ट्रक एवरेज 1 घंटे में 12 किलोमीटर ही कवर कर पाता है। आप सोच रहे होगे सर क्या हमारे ड्राइवर सक्षम नहीं है, क्या हमारे ड्राइवर एलिजिबल नहीं है, क्या हमारे ड्राइवर कैपेबल नहीं है, वो स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, या हमारे ट्रक अच्छे नहीं है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं है। भाई साहब, ड्राइवरों की बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ड्राइवरों को अगर आप छोटा सा एक शीशी पिला दो तो वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, क्या 1 घंटे में तो वो 100 किलोमीटर गाड़ी चला देंगे। बट बात ये है कि क्या हमारे रोड खराब है, क्या हमारे रोडों में कमी है, हमारे रोड खराब है सर। कुछ ना कुछ तो इंडिया के रोड, कुछ ना कुछ तो रोडों में भी कमी है। अच्छा, क्या हमारे ड्राइवर इनएक्टिव हैं, क्या वो कैपेबल नहीं है गाड़ी चलाने के पास? तो ऐसा भी नहीं है। बात आती है चेकिंग पॉइंट्स की। इंडिया में हर हर एक चेकिंग पॉइंट पे बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है बेचारे ट्रक ड्राइवरों का। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा एक एक दिन इनका चेकिंग पोस्ट पे ही खराब हो जाता है। चेकिंग पोस्ट पे ये एक एक दिन तक पड़े रहते हैं। इस बात को ध्यान रखा गया। गवर्नमेंट ने बोला जी जो ये एवरेज किलोमीटर का टाइम है ये इंडिया में बहुत कम है, और इसका जो मेन कारण है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा चेकिंग पॉइंट। चेकिंग पॉइंट पे कोई फटाफट टॉर्च लगाई, ट्रक वाले को रोका, चल भाई उतर एक बार, फटाफट अपना सामान चेक करा और बिना मतलब के उसको परेशान कर। और भी कारण है। तो ई वे बिल का कंसेप्ट लाने का पर्पस क्या था, मेन पर्पस क्या था कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कम हो जाए। अब यहां से मुंबई जाना है किसी बंदे को दिल्ली से, तो ट्रक में 10-15 दिन लगा देता था, क्योंकि उसको इतने सारे चेक पॉइंट मिलते हैं रास्ते में कि बेचारा आधी जिंदगी उसकी चेक पॉइंट पे ही निकल जाती है। और चेक पॉइंट पे भी इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है कि उसकी आधी जिंदगी लाइन में लगे रहता है बेचारा ड्राइवर। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उस कंसेप्ट का नाम है ई वे बिल। सर इस ई वे बिल से क्या होगा? क्या चेकिंग बंद हो जाएगी? चेकिंग बंद नहीं हो जाएगी दोस्तों। हम जितने भी ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे मान लो ट्रक है, ट्रक के ऊपर यहाँ पे हम एक डिवाइस लगा देंगे, उसका नाम होगा RFID डिवाइस, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस लगा देंगे हम। और इस डिवाइस को लगाने से क्या होगा, कुछ मीटर दूर से ही पता लग जाएगा कि इस ट्रक में क्या आ रहा है, ये ट्रक कहां जा रहा है और ये किसकी मूवमेंट है, किसका इनवॉइस है। पूरी की पूरी डिटेल ऑफिसर के पास मशीन में आ जाएगी। RFID डिवाइस लगाने का पर्पस ये है ताकि हमें चेक पॉइंट पे वेटिंग ना करना पड़े, वेटिंग ना करना पड़े। इसीलिए हम हर चेक पॉइंट पे RFID डिवाइस लगा देंगे ताकि ट्रक में क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, वो सारा डिवाइस पे आ जाए और जिस ट्रक को चेक करना है, जिस ट्रांसपोर्टर को चेक करना है उसी को रोका जाए, हर ट्रक को ना रोका जाए। तो द मेन पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग ई वे बिल, मेन पर्पस क्या रहता है जी? मेन पर्पस ये रहता है हमारा कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग टाइम को कम करना चाहते हैं,
और सबसे बड़ी बात, टैक्स इवेजन को हम रोकना। हमारा पर्पज है कि हम ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवलिंग को और टैक्स इवेजन को करना चाहते हैं। हमने कहा जी हमने एक इनवॉइस इशू कर दिया, अपना टैली की एंट्री कर ली और हमने इसको रिकॉर्ड में दिखाया ही नहीं। हमने ई वे बिल पोर्टल में डाल दिया, वो गवर्नमेंट के पोर्टल में चला गया और वहां से जीएसटी R1 में चला गया। अब आपका टैक्स इवेजन थोड़ा कम हो जाएगा, इतना नहीं थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए भी ई वे बिल का कंसेप्ट लाया गया। तो ये तो हो गया पर्पस कि हम ई वे बिल क्यों लाए। हमारे को अपना ट्रांसपोर्टेशन टाइम बचाना था, हमारे को टैक्स इवेजन बचाना था और हमारे को अपना सिस्टम ठीक करना था, इसलिए ई वे बिल का कंसेप्ट लाया गया। अब हम और बातें पढ़ेंगे जी। ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल कब इशू करना है, ई वे बिल कब इशू नहीं करना, ई वे बिल कौन इशू करेगा, इसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, वैलिडिटी कब होती है, ये कब कैंसिल हो जाएगा और ये जनरेट कैसे होता है, ये सारी बातें मैं आपको करूंगा आपके साथ। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हमारे पास पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। तो ये सारी बातें हम प्रैक्टिकली करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ई वे बिल का कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर ये ई वे बिल होता क्या है और इसको इंट्रोड्यूस कहां किया गया। सेक्शन 68 है हमारा सीजीएसटी एक्ट का, उसका एक रूल 138 है जहां पे इस ई वे बिल को बताया गया है कि ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल इज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, कंप्लायंस के लिए आया है और इट इज अ इंफॉर्मेशन प्रायर टू मूवमेंट। इंपॉर्टेंट बात है, ये ई वे बिल मूवमेंट से पहले बनेगा। सर इनवॉइस भी तो मूवमेंट से पहले बनता था, इनवॉइस तो कई जगह पे ऐसा है जहां पे कंटिन्यूस सप्लाई के अंदर हम इनवॉइस बाद में बनाते थे, यहां पे ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहां तो ई वे बिल मूवमेंट से पहले ही बनेगा, मूवमेंट से पहले ही बनेगा। ये सर इलेक्ट्रॉनिक बिल है तो ऑब्वियसली बात है ये हमेशा ऑनलाइन बनेगा, ऑनलाइन ही बनेगा, ये मैनुअल बनना पॉसिबल नहीं है। ई वे बिल आने से पहले वैट सिस्टम में, सेल टैक्स सिस्टम में रोड परमिट हुआ करते थे। रोड परमिट का कंसेप्ट था, वहां पे क्या था रोड परमिट में, रोड परमिट के अंदर गवर्नमेंट मैनुअल रोड परमिट दिया करती थी। उसमें क्या होता था कि कुछ लोग घपला कर लेते थे, क्योंकि सब कुछ मैनुअल था, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा हम ई वे बिल को 100% इलेक्ट्रॉनिक लेके आएंगे, कोई भी मैनुअल ई वे बिल अलाउड नहीं है। ई वे बिल कहां बनेगा, ये ई वे बिल की अलग वेबसाइट है जो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वेबसाइट पे ये ई वे बिल बनता है और ये ई वे बिल की वेबसाइट चला रहा है एनआईसी। जीएसटी के पास ये वेबसाइट नहीं है, एनआईसी के पास ये वेबसाइट है। तो ये हो गया ई वे बिल क्या होता है। सर इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसका वेटिंग टाइम कम हो जाएगा हमारा और हमारा मैनुअल सबमिशन कुछ भी नहीं है, लेस पेपर वर्क है, यूजर फ्रेंडली है। और इसके बेनिफिट मैं आपको कराता हूं, टैक्स इवेजन से बचेंगे। तो इसके बेनिफिट हम यहां से कर लेते हैं एक बार, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली ये मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया। हम स्टार्ट करते हैं अपने लीगल प्रोविजन को, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। चैप्टर हमारा है ई वे बिल। तो ई वे बिल बेसिकली आया इजी मूवमेंट के लिए, प्रायर टू मूवमेंट के लिए होता है ये इसका बैकग्राउंड है। और ये ई वे बिल बनेगा कब कब बनेगा, ये बनेगा आपका मूवमेंट से पहले। ये किसको बनाना है इसके बारे में बात करेंगे। तो ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल इज अ रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट relating to shipment or consignment goods. ई-वे बिल इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल। इस पोर्टल को भी हम कॉमन पोर्टल बोलते हैं। ई-वे बिल पोर्टल ये होता है और इस पोर्टल को भी हम कॉमन पोर्टल बोला करते हैं। चलिए जी, बेनिफिट क्या है मैं आपको बता चुका हूं। बेनिफिट क्या है इसके, डिजिटल इंटरफेरेंस। मोदी जी का सपना है कि पूरे इंडिया में हम डिजिटल इंडिया बनाएं, डिजिटल इंटरफेरेंस ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हमारा काम जो है आसान हो जाए। फास्टर मूवमेंट हमारा बेनिफिट है, ठीक है जी। रिड्यूस ट्रेवलिंग टाइम, रिड्यूस ट्रेवलिंग कॉस्ट और टैक्स इवेजन में हमें हेल्प मिले। ये सारे बेनिफिट हैं जो हमें ई वे बिल के जरिए हम अचीव करना चाहते हैं। ई वे बिल के कुछ प्री रिक्विजिट है,
पहली बात तो बंदा जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। सर ई वे बिल कौन इश्यू कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे हम। बट जो भी ई वे बिल इश्यू कर रहा है वो ऑनलाइन करेगा, और ऑनलाइन करेगा तो वो किसी ना किसी रूप में रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, किसी ना किसी रूप में। बात करूंगा इस बारे में भी। अगर ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एक आईडी जनरेट कर सकता है, और उसको एक आईडी मिलेगी, और उस आईडी से वो ई वे बिल बना सकता है। अगर कोई ट्रांसपोर्टर जीएसटी में एज ए टैक्स पेयर रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज में आता है, तो वो अपनी आईडी जनरेट करके ई वे बिल बना सकता है। चलो जी, ये बातें होगी सारी हमारी कि क्या बेनिफिट है, ई वे बिल क्यों आया, ई वे बिल के स्टैट्यूटरी कंप्लायंस क्या है, ई वे बिल क्या होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, कि ई वे बिल कब बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ई वे बिल कब बनाया जाता है। ई वे बिल बनाया जाता है जब हमारी कंसाइनमेंट वैल्यू, जब पहली बात तो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, ये पहली बात है। जब तक मूवमेंट नहीं होगी ई वे बिल नहीं बनेगा, बिना मूवमेंट के ई वे बिल नहीं बनेगा। मैंने कहा जी, मैं एक शॉप पे गया और मैंने शॉप में एक पेप्सी खरीद ली, और पेप्सी मैंने खरीद के वहीं पी ली। अब मैंने कहा जी, मूवमेंट तो हुई नहीं है, मैंने तो वो पेप्सी वहीं खरीद के वहीं पी ली, इस पेप्सी की मूवमेंट तो होनी नहीं है, वो तो मैंने वहीं कंज्यूम कर ली, ई वे बिल नहीं बनेगा। मैंने कहा जी, मैंने एक एसी खरीदा, और एसी मैंने लगा लगाया ले लिया किसी बिल्डिंग का, तो लगा लगाया बिल्डिंग भी खरीद ली और एसी भी खरीद लिया, अब उस एसी की मूवमेंट ही नहीं है, ई वे बिल नहीं बनेगा। पहली बात तो ये होगी सर। दूसरी बात उन्होंने बोली कंसाइनमेंट वैल्यू। कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब यहां पे गवर्नमेंट ने बताया है कि कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होती है। आप एक्सपर्ट हो चुके हो वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, और याद करो वैल्यूएशन क्या होती है। गवर्नमेंट ने यहां बताया है कि कंसाइनमेंट वैल्यू हम किसको मानेंगे। इसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं कि कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होती है। व्हाट इज कंसाइनमेंट वैल्यू, इसको भी हम समझ लेते हैं। व्हाट इज कंसाइनमेंट वैल्यू, ताकि आपको क्लैरिटी हाथ की आती होती चले जाए कि कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू। ये आपकी लॉ में बताया हुआ है कि कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होती है, इसको भी हम हाथ की आती क्लियर कर लेते हैं। सर हमने कहा हमने वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, सेक्शन 15 के हिसाब से हमने वैल्यू निकाल दी है। पहले तो आप उसको ले लो, वैल्यू को, सेक्शन 15 से वैल्यू को ले लो। उसके बाद आप इसमें ऐड कर लो सारे के सारे सीजीएसटी के एक्ट, सारे के सारे सेस, और इनकम टैक्स भी ऐड कर लेना, क्योंकि आपने वैल्यूएशन निकालते हुए इनकम टैक्स जो आया हुआ है, इनकम टैक्स सेस, उस पर सर्कुलर आया हुआ है, उसको आपने ऐड नहीं करा था, सर्कुलर आया हुआ उसके ऊपर, तो यहां पे इसको ऐड कर लेना फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कंसाइनमेंट वैल्यू। फिर मैंने कहा जी, इसमें आप एक्सक्लूड कर देना, अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो और टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो एग्जम्प्ट सप्लाई इसमें से लेस कर देना। तो आप वैल्यू में क्या ऐड करोगे, और उन्होंने क्या बोला जी, और उन्होंने बोला बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चलान एज द केस में भी इन सेक, डिलीवरी चलान का भी टोटल आपको ऐड करना है। तो आपने क्या बोला जी, मेरे को ऐड करना है, मेरे को इसमें ऐड करना है वैल्यू में जीएसटी प्लस ऑल सेस, जो मैंने 15 सेक्शन 15 में ऐड नहीं करे थे। फिर मुझे लेस करना है एग्जम्प्ट सप्लाई, क्योंकि एग्जम्प्ट सप्लाई पे ई वे बिल नहीं बनता। गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्प्ट सप्लाई को आप लेस कर देना। अगर आपकी ये वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, सेक्शन 15 की वैल्यू लेनी है, उसमें ऐड करना है जीएसटी, जीएसटी का सेस, इनकम टैक्स का सेस जिसमें सर्कुलर आया हुआ है, और ऐड कर आपको लेस करना है एग्जम्प्ट वैल्यू। ये आपका आ जाएगा कंसाइनमेंट वैल्यू। अगर ये कंसाइनमेंट वैल्यू निकाल दिया आपने, और कंसाइनमेंट वैल्यू आपकी 50,000 रुपए से ज्यादा की है, अगर आपकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा की है, तो ये हो गया हमारा दूसरी कंडीशन, और ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन। तीन कंडीशन पढ़ ली। पहली बात, मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए। दूसरी बात, कंसाइनमेंट वैल्यू वो हमने चेक कर ली, वैल्यू प्लस जीएसटी प्लस सेस माइनस एग्जम्प्ट सप्लाई। अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो हम ई वे बिल इशू करेंगे, हम ई वे बिल इशू करेंगे।
सर ये गुड्स वाले केस में है, सर्विस वाले केस में नहीं है। तो क्या सर्विस वाला बंदा कभी ई वे बिल दे नहीं पाएगा? क्या उसको ई वे बिल देना ही नहीं है? अगर कोई बंदा सर्विस की सप्लाई करता है और वो गुड्स मूव कर रहा है, किसी और कारण से गुड्स मूव कर रहा है, मैंने कहा जी मेरे कोचिंग सेंटर है और मैं अपनी बुक सप्लाई कर रहा हूँ, बुक सप्लाई कर रहा हूं तो मैं सर्विस वाला हूं, तो मैं गुड सप्लाई कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आप गुड सप्लाई कर रहे हो तो आपको ई वे बिल बनाना है। कुछ लोग इसको समझ लेते हैं उल्टा कि सर्विस वालों को तो ई वे बिल बनाना ही नहीं है। मैंने कहा सर्विस वालों को नहीं बनाना, गुड्स वालों को भी नहीं बनाना, पर उसको बनाना है जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। गुड्स की मूवमेंट कोई भी कर सकता है, सर्विस प्रोवाइडर भी कर सकता है और गुड सेलर भी कर सकता है। तो ध्यान रखना सर्विस वालों को भी ई वे बिल बनाना पड़ सकता है अगर वो सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो सप्लाई के अलावा कुछ कर रहे हैं। सप्लाई के अलावा क्या कुछ होता है सर? डिलीवरी चालान जब हम इशू करते हैं, जैसे हमने कोई गुड्स भेजा जॉब वर्कर को, या हमने कोई गुड्स भेजा किसी रिपेयर के लिए, या हमने गुड्स भेजा आर्ट गैलरी को, तो हम सप्लाई नहीं कर रहे बट डिलीवरी चालान पे गुड्स इशू कर रहे हैं, ई वे बिल बनेगा। ई वे बिल का सप्लाई से संबंध नहीं है, उसका संबंध मूवमेंट से है, सप्लाई से संबंध नहीं है। हमने कहा जी हमने इनवर्ड सप्लाई करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, हम कह रहे हैं जी हमने एक सप्लाई ली है जो कि हमने खरीदी है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो हम रेसिपेंट की तरह भी ई वे बिल बना सकते हैं। ई वे बिल बनेगा कैसे? पार्ट ए होता है इसका और पार्ट बी होता है। मैं आपको दिखा देता हूं जी। पार्ट ए होता है, ये जीएसटी ई वे बिल का पोर्टल है जहां पे पार्ट ए दिया हुआ है, और एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में क्या होता है जी? ई वे बिल के पार्ट ए में बेसिकली डिटेल होती है गुड्स की, सप्लायर की और रेसिपेंट की डिटेल होती है। और पार्ट बी में क्या होता है? बेसिकली ओनली व्हीकल की डिटेल होती है, यानी कि पार्ट बी में होता है ओनली ट्रांसपोर्ट की डिटेल, ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है पार्ट बी में। अब एक बात मेरी ध्यान रखना, ई वे बिल का मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होते हैं। अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट कर दिए, जब तक आप पार्ट बी कंप्लीट नहीं करोगे हम मानेंगे नहीं आपका ई वे बिल बना है। क्योंकि अगर दोनों पार्ट कंप्लीट नहीं हुए हम मानेंगे नहीं आपका ई वे बिल बना है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं इस पॉइंट पे, वो कहते हैं जी पार्ट ए बन गया ई वे बिल कंप्लीट हो गया, पार्ट ए बन गया ई वे बिल कंप्लीट हो गया। जब तक पार्ट बी नहीं बनेगा, जब तक हम ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर नहीं देंगे, जब तक ई वे बिल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। या मैं इस बात को ऐसे बोल लूं कि ई वे बिल रिक्वायर्ड जब भी होगा दोनों पार्ट बनने चाहिए तभी हम कंप्लीट मानेंगे। पार्ट ए पे ई वे बिल कंप्लीट कभी नहीं माना जाएगा। जब तक आप व्हीकल नंबर ना डाल दो हम ई वे बिल को कंप्लीट नहीं मानेंगे। ठीक है जी, बात कर लेते हैं और कुछ नहीं। हमने कहा जी मूवमेंट होगी और पार्ट ए भरेंगे जिसके अंदर इसका फॉर्म का नाम है EWB01। याद नहीं करना, याद हो जाए तो बढ़िया, ना हो तो और बढ़िया। तो पार्ट ए हमें याद करना है। पार्ट ए फॉर्म जो होता है वो हमारा गुड्स की कंसाइनमेंट की, और जिसको हम कंसाइनर बोलते हैं, कंसाइनर कंसाइनी की डिटेल इसमें होती है। मैं यहाँ वर्ड सप्लायर वर्ड यूज नहीं करूंगा, कंसाइनर करूंगा, क्योंकि कंसाइनर वो होता है जो किसी भी रीजन से सप्लाई करता है, चाहे सप्लाई हो चाहे सप्लाई ना हो। तो कंसाइनर वर्ड एक अप्रोप्रिएट वर्ड है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमने कहा जी कुछ केस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है जहां पे हम 50,000 रुपए की लिमिट चेक नहीं करेंगे। हम बोलेंगे 50,000 रुपए की लिमिट भाड़ में जाए, हम 1 रुपए के गुड्स पे भी, 1 रुपए के गुड्स पे भी ई वे बिल बनवा लेंगे। हमने कहा जी आपने 1 रुपए का गुड्स मूव कर दिया इधर से उधर, हम आपसे ई वे बिल बनवा लेंगे, हम 50,000 रुपए का वेट नहीं करेंगे। कौन से केस है सर ऐसा? पहला केस है इंटर स्टेट ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। अगर कोई प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को सप्लाई कर रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो सप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो डिलीवरी चालान पे देगा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप सप्लाई नहीं भी कर रहे हो, क्योंकि ये सप्लाई नहीं होती, क्योंकि यहां से यहां कंसिडरेशन मूव नहीं होता, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानते हैं। इस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि हम
आपको ई वे बिल मैंडेटरी करते हैं, भले ही आपकी जो मूवमेंट है इंटरस्टेट की वो 1 रुपए की क्यों ना हो, तब भी हम आपको ई वे बिल मैंडेटरी करते हैं। बेसिकली इट्स अ कंट्रोल चेक है ये जो गवर्नमेंट ने दिया है। दूसरा गवर्नमेंट ने बोला अगर आपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचे हैं जो कि एग्जम्प्ट है रजिस्ट्रेशन के, आपको याद होगा हमने पढ़ा था सेक्शन 23 के अंदर, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है या कोई और पर्सन होता है वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स लेके जाता है किसी और स्टेट में, तो उसको जीएसटी नंबर नहीं लेना अप टू 10 लाख 20 लाख। गवर्नमेंट ने बोला आपको ईवी बिल बनाना जरूरी है, हमने आपको एक जगह बेनिफिट दे दिया, सेक्शन 23 में बोल दिया आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन मत लो, इवन आप गुड सप्लाई कर रहे हो, हमने कहा जी आप 1 रुपए की सप्लाई पे इंटर पे रजिस्ट्रेशन मत लो, बट आप ईवे बिल बना लो। ईवे बिल आपको बनाना पड़ेगा और आपने 1 रुपए की गुड्स भी इंटर स्टेट मूवमेंट कर दी हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, कोई दिक्कत नहीं जी, बना लेंगे। जब आपने हमारे को एक जगह छूट दे दी है तो यहाँ पे हमें थोड़ा लॉस हो गया, हम ईवे बिल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन द ट्रांसपोर्टर मेक इट्स ओन ऑप्शन। आप कह रहे हो मेरी श्रद्धा है मैं ईवे बिल बनाऊंगा, मेरा गुड्स 50,000 रुपए से कम का है, मेरी मूवमेंट भी मेरा गुड्स 50,000 से कम का है और मेरा मन कर रहा है कि मैं ईवे बिल बना लूं, बना ले भाई, क्या दिक्कत है तेरे को, हमने मना किया है। अब हमने कहा जी मास्क पहनना, अब गाड़ी में एक बंदा बैठेगा तो मास्क पहनना आपको कोई कंपलसरी नहीं है, आप कह रहे हो मैं पहनूंगा, मुझे पहनना है मास्क तो पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अगर आप श्रद्धा से ईमेल बनाना चाहते हो, श्रद्धा से आपको ईमेल बनाने में गवर्नमेंट को कोई भी आपत्ति नहीं है। तो ये लिख लो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, कौन से ऐसे केस हैं जहां पे 50,000 रुपए से कम पे भी आपको ईवी बिल बनाना जरूरी है। पहला है प्रिंसिपल टू जॉब वर्क इंटरस्टेट सप्लाई, दूसरा है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, और तीसरा है आपकी श्रद्धा। यहां लिख लो श्रद्धा, आप कह रहे हो जी मेरा मन कर रहा है मैं ईवे बिल बनाऊंगा। ये बात हो गई हमारी ईवे बिल कब बनाना है और ईवे बिल कब बनाना है 50,000 रुपए से कम पर भी। चलिए जी आगे आते हैं। सीबीआईसी ने एक एफएक्यू दिया, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिया, और बोला जी अगर आप सप्लाई के अलावा कोई गुड्स मूवमेंट कर रहे हो तो आपको डिलीवरी चालान इशू करना है। ये बात तो सर हमें पहले ही पता है, आप क्या बता रहे हो हमारे को, हम तो पहले एक्सपर्ट हैं, हमें पता है कि बिना सप्लाई के अगर मूवमेंट करते हैं तो हमें डिलीवरी चालान इशू करना पड़ता है, तो ये बात में कोई दम नहीं है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं व्हेन ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आता है कि ई वे बिल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप पहले क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे पहले 50,000 की मूवमेंट है कि नहीं है, गुड्स की मूवमेंट है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, आप पहले पढ़ना ई वे बिल बनना कब है और कब नहीं बनना, तो आप कब नहीं पहले पढ़ना एग्जाम में, पहले आप ये देखना कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब ई वे बिल नहीं बनना। एक बच्चा है उसने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, पूरा क्वेश्चन का आंसर भी लिख लिया, और बाद में कहता है ओहो सर इसका तो ई वे बिल बनना ही नहीं है, क्योंकि इस एक्सेप्शन में जो केस दिए हुए हैं इसका तो ई वे बिल बनना ही नहीं है, मैं तो पूरा आंसर लिख के आ गया। तो पहले एग्जाम में चेक कर लेना ई वे बिल अगर बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो आगे आपको 50,000 रुपए वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। कौन से केस है सर, पहला है गुड्स ट्रांसपोर्टेड वन ऑफ द बिलो, अगर आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस लेके जा रहे हो और हाउस होल्ड के लिए लेके जा रहे हो तो आपको ई वे बिल नहीं बनाना। कैरोसिन ऑयल लेके जा रहे हो अंडर पीडीसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, आप अगर कैरोसिन ऑयल लेके जा रहे हो आपको ई वे बिल नहीं बनाना। पोस्टेज बैगेज लेके जा रहे हो जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि कोरियर या पोस्टेज बैगेज लेके जा रहे हो, ई वे बिल नहीं बनाना। नेचुरल कल्चर्ड पर्ल्स और प्रीशियस स्टोन और सेमी स्टोन लेके जा रहे हो, ई वे बिल नहीं बनाना। ज्वेलरी लेके जा रहे हो, गोल्ड स्मिथ लेके जा रहे हो, आपको ई वे बिल नहीं बनाना। अब सोचो एक बंदा है वो ज्वेलरी लेके जा रहा है रास्ते में और उसकी ज्वेलरी 10 करोड़ की है और वो डाल रहा है पोर्टल पे कि हाँ जी 10 करोड़ की ज्वेलरी मैं लेके जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई इस ट्रक नंबर से, और ये मेरा रोड का ट्रिप रहेगा, ऐसे मैं जाऊंगा।
भाई रास्ते में कोई पकड़ लेगा, डाकू डाकू तुम्हें लूट लेगा। गवर्नमेंट ने बोला बड़ी कीमती सामानों का ई वे बिल नहीं बनवाना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट पोर्टल पे होती है, कहीं से अगर ये लीक हो गई आपको रास्ते में लूट लिया जाएगा। करेंसी का ई वे बिल नहीं बनाना, वही अगेन बात, करेंसी वैसे तो सप्लाई नहीं होती, पर सप्लाई नहीं होती तो भी हमने कहा कि इसको भी कोई लूट सकता है, करेंसी का ई वे बिल नहीं बनाना। आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, हमने कहा जी घर शिफ्ट करने के सामान को ई वे बिल मत बनवाओ, ये तो हमारा घर का सामान है, पर्सनल सामान है। उसके बाद कोरल होते हैं जो बेसिकली पानी के अंदर कुछ वो होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, वो अगर आप लेके जा रहे हो उसको भी हम ई वे बिल नहीं बनाते। अगर आप तोड़ के उसको लेके जा रहे हो तो उसका भी ई वे बिल आपको नहीं बनाना। तो ये आइटम होगी जहां पे ई वे बिल नहीं बनाना, आपको याद करनी पड़ेगी। आपको याद करने का तरीका सिंपल सिंपल यही है, बार बार इसको रिवाइज करो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना आपको एहसास हो जाएगा कि इसका ई वे बिल बनना है कि नहीं बनना, और आपको याद हो जाएगा हाँ मैंने पढ़ा हुआ है ये, तो आप उसको लिख के आ देना, ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी। हमने कहा जी मोटराइज नॉन मोटराइज व्हीकल का ई वे बिल नहीं बनेगा, नॉन मोटराइज व्हीकल का ई वे बिल नहीं बनेगा। सर क्यों नहीं बनेगा जी? अब मान लो एक बंदा है, अब ऐसे मूवी है, शोले मूवी का डायलॉग आपको याद होगा। शोले मूवी है, अब ये अमिताभ बच्चन और ये कह रहे हैं धन्नो चलो हमारा सामान जाना है, हमें को जाना है ठाकुर के यहाँ पे। तो उसने बोला ई वे बिल बनेगा, कह रहे नहीं ई वे बिल क्यों बनेगा भाई, टांगा है, टांगा कभी मोटराइज व्हीकल में नहीं आता, और मोटराइज व्हीकल में लेके जा रहे हो तभी आपका ई वे बिल बनता है, टांगे में लेके जा रहे हो ई वे बिल नहीं बनता। तो ध्यान रखना ई वे बिल के लिए हमारे को मोटराइज व्हीकल का होना जरूरी है, अगर मोटराइज व्हीकल है तो ही ई वे बिल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सर ये मोटराइज व्हीकल होता क्या है? मोटराइज व्हीकल लॉ में डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन है कि मोटर व्हीकल क्या होता है। अब मोटर व्हीकल क्या होता है जो नॉन मोटराइज नहीं है। मोटर व्हीकल का डेफिनेशन लॉ में ऐसी दी हुई है कि मोटर जिसपे लगी हो, जिसपे मोटर लगी हो उसको हम मोटर व्हीकल बोलते हैं। सर मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना क्या मोटर लगी होती है? मैं कहता हूं जी मैं ई रिक्शा में आ रहा हूं, मतलब ई रिक्शा में मोटर लगी होती है, आप बोलोगे यस लगी होती है, तो क्या ई रिक्शा में लेके जा रहा हूं ई वे बिल बनेगा? मैंने कहा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? क्योंकि जो ई रिक्शा होती है, ई रिक्शा का जो इंजन होता है वो 35 क्यूबिक सेंटीमीटर से 35 सीसी से कम का होता है। गवर्नमेंट ने बोला मोटर व्हीकल हम उसी को बोलेंगे जिसका इंजन 35 क्यूबिक सेंटीमीटर से ऊपर है। तो मोटर व्हीकल में ध्यान रखना, मोटर व्हीकल वही होती है जिसका इंजन कैपेसिटी 35 क्यूबिक सेंटीमीटर से ऊपर है, उसी को हम मोटर व्हीकल बोलेंगे। मैं एक सेमिनार देने गया हुआ था जीएसटी का, तो एक सीए ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर साइकिल खरीदी है मेरे क्लाइंट ने, बताओ साइकिल मोटर व्हीकल में आती है कि नहीं आती? मैंने कहा साइकिल मोटर व्हीकल में नहीं आती, साइकिल पे मोटर नहीं लगी होती। उसने एक सवाल और पूछ लिया, सर आजकल टाइम में लोग क्या करते, सब्जी वाले क्या करते, सब्जी वाले रेडी होती है, रेडी रेडी के नीचे स्कूटर का टायर लगा लेते हैं, तो बताओ ई वे बिल बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने कहा भाई साहब वो जुगाड़ है, वो रेडी मोटर व्हीकल नहीं है, स्कूटर का टायर लगाने से क्या मोटर व्हीकल बन गई वो रेडी? तो रेडी रेडी रहेगी सब्जी वाली, उसको मोटर व्हीकल नहीं बोलेंगे, ई वे बिल नहीं बनेगा। सर ऑटो में जा रहे हैं ई वे बिल बनेगा? बनेगा। बाइक पे जा रहे हैं बनेगा? बनेगा। स्कूटी पे जा रहे हैं बनेगा? बनेगा, क्योंकि उनकी इंजन कैपेसिटी 35 क्यूबिक सेंटीमीटर से ऊपर होती है। सर अपने व्हीकल में जा रहे हैं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सर ट्रेन से जा रहे हैं बनेगा? बनेगा। कोई भी नॉन मोटराइज व्हीकल के अलावा हर किसी का ई वे बिल बनेगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी नेहरू प्लेस में शॉप है कंप्यूटर की, तो बहुत टाइम पहले उसका मुझे फोन आया, कह रहा राहुल मुझे एक लैपटॉप देके आना है मेरी बगल वाली दुकान पे। दे आओ, क्या दिक्कत है? कह रहा बगल वाली दुकान पे देके आना है, क्या मैं इसका ई वे बिल बनाऊं? लैपटॉप 1 लाख रुपए का है, या मान लो 2 लाख रुपए का है। मैंने कहा यार कैसे लेके जा रहे हैं? कह रहा कैसे लेके जा रहे हो? क्या पैदल लेके जा रहा हूँ या चल के? ये सामने शॉप है, उठा के ले जाऊंगा हाथ में। मैंने कहा ई वे बिल नहीं बनेगा, क्योंकि आप लेके जा रहे हो नॉन मोटराइज कन्वेंस में,
और नॉन मॉनेटराइज कन्वेंस में कभी भी ई वे बिल नहीं बनता भाई साहब। पैदल लेके जा रहे हो, टांगे से लेके जा रहे हो, साइकिल से लेके जा रहे हो, ई रिक्शा में लेके जा रहे हो, ई वे बिल नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए नॉन मोटराइज व्हीकल का, नॉन मोटराइज कन्वेंस पे ई वे बिल नहीं बनता। आगे चलते हैं जी, एग्जम्प्टेड गुड्स। मैंने कहा जी यार आपके एग्जम्प्ट गुड्स हैं तो उसके ऊपर हम ई वे बिल नहीं बनाएंगे, बट डी ऑयल्ड केक को छोड़कर। कह रहे जी केक पे हम ई वे बिल बनाएंगे। केक नहीं होता, बेसिकली डी ऑयल्ड केक होता है ये। तो इसको छोड़ के अगर आपको एग्जम्प्टेड आइटम है, क्योंकि आपको टैक्स देना ही नहीं है और हमारा ई वे बिल लाने का पर्पज यही है कि हमारे को टैक्स रिविजन को बचाना है, टैक्स रिविजन को बचाना है। और जब कोई आइटम में टैक्स लग ही नहीं रहा, एग्जम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल है, तो ई वे बिल बना के हम क्या उखाड़ लेंगे। तो ई वे बिल आपका नहीं बनेगा। अगर आपकी आइटम नॉन टैक्सेबल है, ई वे बिल नहीं बनेगा। एल्कोहल, लिकर, कंजम्पशन और पेट्रोल की 4-5 आइटम जो होती हैं वो उस पर ई वे बिल नहीं बनेगा। हमने कहा जी आपकी आइटम सप्लाई नहीं है, ई वे बिल नहीं बनेगा, ई वे बिल नहीं बनेगा। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला है सप्लाई, अदर देन सप्लाई भी ई वे बिल बनता है। अरे भाई साहब मैंने बोला है अदर देन सप्लाई ई वे बिल बनता है, वो आपकी मूवमेंट हो रही होती है। यहां पे कह रहा है आपकी सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, तो ई वे बिल नहीं बनेगा। दोनों बातों में थोड़ा डिफरेंस है। मैं कह रहा हूं जी मैं अपना गुड्स जॉब वर्कर को भेज रहा हूं तो ये सप्लाई तो नहीं है, बट शेड्यूल 3 में नहीं आती है। भाई दोनों बातों में बड़ा फर्क है। मैं कह रहा हूं शेड्यूल 3 में वो आइटम आती है जो कि नेगेटिव सप्लाई है, जो सप्लाई कभी भी नहीं होंगी। बट जॉब वर्कर को जो गुड्स भेज रहा हूं वो सप्लाई तो नहीं है, बट शेड्यूल 3 में नहीं आती। दोनों बातों में बहुत जमीन रात का आंसर है, अंतर है। तो शेड्यूल 3 में जो चीजें आती हैं उनका कभी भी ई वे बिल नहीं बनेगा। अगर कोई चीज नॉन सप्लाई है तो ई वे बिल बनेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा स्लाइड डिफरेंस यहां पे है। उसके बाद है जी एम्प्टी कार्गो है, ई वे बिल नहीं बनेगा। हम कोई कार्गो लेके जा रहे हैं खाली पड़ा हुआ है, उसको ई वे बिल नहीं बनेगा। एम्प्टी सिलेंडर है जो हम लेके जा रहे हैं एलपीजी के लिए, सप्लाई के अलावा लेके जा रहे हैं, खाली सिलेंडर है, भरे सिलेंडर तो बनेगा, अगर खाली सिलेंडर है तो नहीं बनेगा। उसके बाद कहा जी मैंने, हम नेपाल भूटान से कोई गुड्स इंडिया आ रहा है। मान लो ये हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया है और ये नेपाल है। नेपाल के बॉर्डर और भूटान के बॉर्डर के आसपास समुद्र नहीं है, सी नहीं है, तो वहां से बेचारे वो कंट्री, बेचारे क्या बोलूंगा, वो कंट्री एक्सपोर्ट करने के लिए सी का रास्ता चूज नहीं कर पाते। तो इंडिया बोलती है कोई बात नहीं नेपाल भूटान भाई साहब आप हमारे पास आ जाओ, आप हमारे यहाँ से हमारा पोर्ट यूज कर लो और हमारे पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। हमने कहा जी नेपाल भूटान से कोई गुड्स इंडिया आया और इंडिया से चाइना गया या इंडिया से कहीं और गया, तो इस दौरान में जो बिल गया इसमें ई वे बिल नहीं बनाने की जरूरत, क्योंकि हम तो ये धर्म का काम कर रहे हैं, हम तो ये हेल्प का काम कर रहे हैं। हम नेपाल भूटान को रास्ता दे रहे हैं ताकि हमारे रूट से आप एक्सपोर्ट कर लो, हम आपका ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे। तो ई वे बिल नहीं बनेगा। उसके बाद अगर आप किसी एयरपोर्ट से किसी कस्टम स्टेशन पे जा रहे हो तो ई वे बिल नहीं बनेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंडिया दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में टर्मिनल, अलग टर्मिनल, टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 है, टर्मिनल 3 है। एक बार की बात है, मेरी एक फ्लाइट थी तो मैं जा रहा था, मुझे जाना था टर्मिनल 1 पे और गलती से पहुंच गया टर्मिनल 3 पे। और मैंने ड्राइवर से पूछा भाई साहब मेरी फ्लाइट निकल जाएगी, मैं टर्मिनल 3 से 1 में जाने में कितना टाइम लगेगा? उसने बोला भाई साहब ये 8 किलोमीटर है। मैंने कहा सेम एयरपोर्ट है यार, इंदिरा गांधी का सेम एयरपोर्ट होते हुए इतना दूर है ये, टर्मिनल 3 8 किलोमीटर दूर है टर्मिनल 1 से। मैंने कहा हाँ भाई दूर बहुत है। तो इसका लॉजिक क्या है मैं बता रहा हूं आपको, कि कई बार हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट के गुड्स आते हैं, कहां पे आते हैं? एयरपोर्ट पे आते हैं एक्सपोर्ट के गुड्स। अब उस एक्सपोर्ट के गुड्स को यहां रखना, यहां पे रखे रहना बड़ा दिक्कत वाला काम है। हमारे आसपास कुछ वेयर हाउस होते हैं और उस वेयर हाउस में जो एक्सपोर्ट के कस्टम के होते हैं और कस्टम के सुपरविजन में रखते हैं उसको। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर हम एयरपोर्ट से वेयर हाउस जा रहे हैं और कस्टम के सुपरविजन में जा रहे हैं और लंबा रास्ता है या कोई भी रास्ता है, तो हमें ई वे बिल नहीं बनाना, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ सामान को एयरपोर्ट से
कस्टम वेयर हाउस में रखने का पर्पज है, ई वे बिल नहीं बनेगा। चलो ये बातें हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई हम एरिया नोटिफाई कर दें तो ई वे बिल नहीं बनेगा। हमने कहा जी एक स्टेट है हरियाणा, वहां पे छोटा सा एक गांव है, उस गांव में बेचारों के पास इंटरनेट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है और ऑनलाइन सुविधा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा इस एरिया को हम नोटिफाई कर देते हैं, इस एरिया में ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अब मान लो केरला में बाढ़ आ गई और बाढ़ के अंदर लोग पानी में घूम रहे हैं और आप कह रहे हो बनाओ ई वे बिल, बनाओ ई वे बिल। अरे भाई साहब बाढ़ आ गई है स्टेट में, आप कह रहे हो ई वे बिल बनाओ। तो नोटिफाई स्टेट में, नोटिफाइड एरिया में के अंदर भी हम ई वे बिल नहीं बनाएंगे। उसके बाद है जी वही कस्टम से आप गए हो किसी पोर्ट पे और कस्टम की सुपरविजन में गए हो। बेसिकली कस्टम सुपरविजन में कोई भी गुड्स मूव होता है तो ई वे बिल नहीं बनता। उसके बाद कह रहे हैं जी अगर कोई आई एस सी एस डी कैंटीन में कोई सामान जा रहा है या यूनिट रन कैंटीन में सामान जा रहा है या फिर हैवी वाटर न्यूक्लियर फ्यूल में सामान जा रहा है या एटॉमिक एनर्जी में सामान जा रहा है तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो आपको रट्टा की स्टोरी लगानी पड़ेगी, आपको नाम देख के याद हो जाएगा एग्जाम में कि यहाँ पे ई वे बिल नहीं बनता। उसके बाद डिफेंस अगर कोई मूवमेंट कर रही है किसी चीज की तो ई वे बिल नहीं बनता, डिफेंस को आप ई वे बिल के चक्कर में नहीं डालेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अगर कोई गुड्स मूव कर रही है रेलवे के थ्रू ओनली, तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद यहां लिख लो इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा एक होता है धर्म काटा। धर्म काटा क्या होता है, जैसे मान लो ट्रक में आपने सामान लोड कर लिया, आप उसको तुलवाना है, तो तुलवाने के लिए तराजू लगाएंगे कि ट्रक को हम तराजू में चढ़ा देंगे। तो एक धर्म काटा होता है जहां पे ट्रक का वेट किया जाता है, खाली ट्रक का और भरे हुए ट्रक का। अब वो जो आपका धर्म काटा है जहां पे ट्रक का वेट किया जाता है, सामान का वेट किया जाता है, वो थोड़ा सा दूर है आपके आपके यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप धर्म कांटे पे जा रहे हो और वो 20 किलोमीटर तक है तो आपको ई वे बिल नहीं बनाना, क्योंकि आपका पर्पस क्या है, धर्म कांटे पे वजन करवाना है, सामान बेचना या भेजना नहीं है, सामान बेचना या भेजना नहीं है, सिर्फ धर्म कांटे पे वेट करवाना है, वापस लेके आना है। तो वापस लाने के लिए भी आपको 20 किलोमीटर तक ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने समझ लिया ई वे बिल कब नहीं बनाना होता। सर एक बार याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहली बात, पेट्रोलियम गैस के लिए नहीं बनाना, केरोसिन ऑयल के लिए नहीं बनाना, पोस्टेज बैगेज के लिए नहीं बनाना, ठीक है जी। जो महंगे आइटम होते हैं नेचुरल पर्ल्स ज्वेलरी, इसके लिए नहीं बनाना, करेंसी के लिए नहीं बनाना, यूज और हाउस होल्ड पेट्रोल नहीं बनाना, कोरल के लिए नहीं बनाना। ये दो की बात किसके लिए नहीं बनाना। उसके बाद नॉन मोटराइज व्हीकल के लिए नहीं बनाना, एग्जाम्प्टेड नॉन एग्जाम्प्टेड के लिए नहीं बनाना, शेड्यूल 3 में आइटम उसके लिए नहीं बनाना, एम्प्टी कार्गो के लिए नहीं बनाना, एम्प्टी सिलेंडर के लिए नहीं बनाना, ठीक है जी। नेपाल भूटान की ट्रांजिट के लिए नहीं बनाना, कस्टम की जरूरत में नहीं बनाना, और उसके बाद आपका ये कैंटीन और डिफेंस के लिए नहीं बनाना, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रेलवे यूज को नहीं बनाना, और लास्ट में धर्म काटने के लिए जा रहे हैं तो नहीं बनाना। सर ये 15 पॉइंट हमें याद रहेंगे एग्जाम में, बार 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 रिवाइज करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि सर मैंने ये पढ़ा हुआ है, इसका ई वे बिल नहीं बनाना, और आप लिख के आ जाना ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड इवन कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। सर ये बात हो गई हमारी ई वे बिल कब बनाना है और ई वे बिल कब नहीं बनाना, दोनों बातें हो गई। कब बनाना है और कब बनाना है, जब 50,000 रुपए से भी कम है वैल्यू तो भी ई वे बिल बनाना है, ये भी हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन देखते हैं जी, एक एग्जांपल क्या है, भानु प्रताप है, शू मतलब गुड्स है, पंजाब में देखते हैं, और उन्होंने 48,000 का गुड्स बेचा है, 48,000 रुपए लगाएंगे हम जीएसटी तो ये आएगा 56,000 रुपए। तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें ई वे बिल निकालने के लिए जीएसटी ऐड करना पड़ता है और एग्जाम सप्लाई लेस करनी पड़ती है। एग्जांपल नंबर 2 है, सिंधी टेक्सटाइल लुधियाना के हैं और ये क्लोथ बेचते हैं जॉब वर्कर को। हमने कहा थी जॉब वर्कर को गुड्स बेचते हो, अगर इंटरस्टेट सप्लाई करोगे तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। 48,000 रुपए की वैल्यू है,
क्योंकि ये जॉब वर्कर जो है सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में होने के कारण इसका ईवे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो ये 48,000 रुपए की वैल्यू है, 48,000 रुपए की वैल्यू पे हमें ईवी बिल नहीं बनाना, तो हम ईवी बिल नहीं बनाएंगे। अगर ये 48 की जगह 50 होता तो सेम स्टेट में भी ईवी बिल बनाना पड़ जाता, क्योंकि अगर हमने कंसर्न वैल्यू 50 फिक्स्ड कर दी तो हर केस में, चाहे गुड्स आप 1 किलोमीटर लेके जा रहे हो चाहे आधा किलोमीटर लेके जा रहे हो, हर केस में हर मूवमेंट में ईवी बिल बनेगा। तो ये सारी कहानी हो गई ईवी बिल कब बनेगा, ईवी बिल कब नहीं बनेगा, और कंसर्न वैल्यू क्या होती है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब बात करते हैं सर ईवे बिल कौन बनाएगा। हमारे यहाँ पे गुड्स वाले केस में 3 पार्टी होती है। पहली होती है सप्लायर, दूसरी होती है रेसिपेंट, और तीसरी होती है ट्रांसपोर्टर। तो गुड्स वाले केस में 3 कॉपी निकालते हैं हम, याद होगा आपको। ट्रिप्लीकेट कॉपी होती है, पहली कॉपी जाती है रेसिपेंट को ओरिजिनल, दूसरी जाती है ट्रांसपोर्टर को, और तीसरी जाती है इसको सप्लायर अपने पास रख लेता है। तो ईवे बिल कौन बनाएगा सर, हमने कहा ईवे बिल वो बनाएगा, ईवे बिल वो बनाएगा जो मूवमेंट को कॉज करेगा, जो मूवमेंट को कॉज करेगा। मैंने कहा जी मैं एक मोबाइल लेने गया गुड़गांव, दिल्ली से गुड़गांव गया मोबाइल लेने, और मोबाइल है 1 लाख रुपए का एप्पल का। मैं गया मोबाइल लेने और मैंने कहा सप्लायर से, भाई साहब इसका ईवे बिल बना दो आप, क्योंकि वैल्यू 1,50,000 से ज्यादा है। उसने बोला मेरी बस की नहीं ईवे बिल बनाना, आप अपने यहाँ बनाओ, और आपकी अपनी जिम्मेवारी है, आप खुद इसको लेके जाओ दिल्ली, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो जो मूवमेंट है वो कॉज कर रहा है, यहाँ पे मूवमेंट कॉज कर रहा है रेसिपेंट, तो रेसिपेंट ईवे बिल बनाएगा। अगर मूवमेंट कॉज कर रहा है सप्लायर, तो सप्लायर ईवे बिल बनाएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर सप्लायर ही बनाएगा ईवे बिल, सप्लायर ही बनाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ईवे बिल वो बनाएगा जो मूवमेंट को कॉज कर रहा है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड को अपने पल्ले लेके खुद मूवमेंट कर रहा है। अगर इन दोनों में से ईवे बिल किसी ने नहीं बनाया तो ट्रांसपोर्टर ईवे बिल बनाएगा, ट्रांसपोर्टर ईवे बिल बनाएगा। ठीक है जी। एक बात तो यहां पे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ट्रांसपोर्टर ईवे बिल कैसे बना सकता है सर, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए तो हमेशा सप्लायर या रेसिपेंट ही बनाएगा, क्योंकि पार्ट ए बनाने की पावर ट्रांसपोर्टर को कैसे हो सकती है, क्योंकि पार्ट ए में तो सारी बातें वो लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है जी बातें, सब रही वो बातें लिखी हुई है जो ट्रांसपोर्टर के पास खुद ही नहीं है। हम कह रहे हैं जी जीएसटी नंबर आपका, आपका एड्रेस, सप्लायर का जीएसटी नंबर, रेसिपेंट का जीएसटी नंबर, गुड्स का टैक्स, गुड्स की डिस्क्रिप्शन, गुड्स का एक्सेशन कोड, क्या ये ट्रांसपोर्टर के पास होता है? ट्रांसपोर्टर के पास तो होता ही नहीं है ये। तो यह ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं करनी है आपको। ट्रांसपोर्टर कभी भी पार्ट ए नहीं बना सकता, क्योंकि पार्ट ए बनाने की पावर उसको है ही नहीं। पार्ट ए तो सप्लायर या रेसिपेंट ही बनाता है। पार्ट बी ट्रांसपोर्टर अपडेट कर सकता है अगर वो चाहे तो। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है गुड्स बाय एयर, वेसल और ट्रेन, तो ईवे बिल हमेशा सप्लायर ही बनाएगा, ट्रांसपोर्टर कभी नहीं बना सकता। आप इमेजिन करो, आप अपना गुड्स लेके जा रहे हो ट्रेन से, या आप लेके जा रहे हो एरोप्लेन से, और आप कह रहे हो पायलट को, पायलट भाई साहब इधर आओ, एक काम करो, इस गुड्स की मूवमेंट आप कर रहे हो, एक ईवे बिल काट दो मेरा। वो कहेगा दिमाग खराब हो गया तेरा, मैं अपना फ्लैट चलाऊंगा या तेरा ईवे बिल बनाऊंगा? उधर आपने बोला किसी ट्रेन ड्राइवर को कि भाई साहब मेरा ईवे बिल काटो एक बार, क्योंकि आप मूवमेंट कर रहे हो मेरी गुड्स की। उसने बोला भाई साहब मैं ट्रेन चलाऊंगा या आपका ईवे बिल बनाऊंगा। तो ये 3 लोग हैं, एयर, वेसल और ट्रेन, इनके ड्राइवर कभी भी ईवे बिल नहीं बनाएंगे। इनके ट्रांसपोर्टर यानी कि ये खुद एयर कंपनी, ट्रेन और ये जो आपका वेसल शिप कंपनी कभी भी ईवे बिल नहीं बनाएगी। हमेशा हमेशा सप्लायर या रेसिपेंट इनका पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों अपडेट करेगा। जब मैं बोलता हूं ईवे बिल बनाना, तो उसका मतलब यहां पे पार्ट ए और पार्ट बी से है, टोटल ईवे बिल से नहीं है। कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत होना। पार्ट ए कभी भी ट्रांसपोर्टर नहीं बनाता, क्योंकि उसके अंदर डिटेल आती है ऐसी चीजों की जो ट्रांसपोर्टर के पास होती ही नहीं है। पार्ट ए बनाने की पावर या तो सप्लायर को है, या रेसिपेंट को है, या ट्रांसपोर्टर को है। ठीक है जी। तो ये हो गया ईवे बिल कौन बनाएगा। उसके बाद सुन लो कहानी बिल टू शिप टू मॉडल की। मैंने कहा जी, ए ने बोला बी को कि गुड्स भेज दे सी को।
मैंने कहा जी एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है और एक मिस्टर सी है। ए ने बी को बोला, ऑर्डर दिया कि गुड्स डिलीवर कर दे सी को और बिल कर दे मेरे को, बिल कर दे मेरे को और डिलीवर कर दे सी को। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हमें मान लो हमें अब आपको गिफ्ट देना है। बहुत सारे लोग फर्स्ट आए हैं हमारे यहाँ क्लास में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था हमारे लाइव सेशन में। तो हमारे को आपको गिफ्ट करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने अमेज़न से गिफ्ट ऑर्डर कर दिया। हमने अमेज़न को बोला जी हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है जो फर्स्ट आए हैं, उनका एड्रेस यूपी का है, तो उनको हमें गिफ्ट कोरियर लगाना है। हमने अमेज़न को बोला, अमेज़न ने बोला मेरे लिए तो आप ही हो रेसिपेंट, तो मैं आपको बिल करूंगा बट डिलीवरी एड्रेस में यूपी वाला दे दूंगा जिसको ये गिफ्ट मिलना है। इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। मैंने कहा जी, मैंने उनको बोला ये बिल तो हमें करना क्योंकि ये पैसे हम देंगे आपको, स्टूडेंट पैसे नहीं देगा, स्टूडेंट तो गिफ्ट रिसीव कर लेगा अपना। तो हमने गिफ्ट रिसीव करने के लिए स्टूडेंट का एड्रेस दे दिया और अपना एड्रेस दे दिया बिलिंग एड्रेस। गवर्नमेंट ने बोला कि यहां पे दो सप्लाई इन्वॉल्व हो गई आपकी, यहां पे दो सप्लाई। मैंने कहा जी हम हैं, मान लो विकास, मैंने कहा जी विकास शर्मा जी ने एक ऑर्डर दिया अमेज़न को और अमेज़न को बोला कि आप एक गिफ्ट दे दो हमारे एक स्टूडेंट को जो फर्स्ट आया है लाइव सेशन में, और ये डिलीवरी आप कर देना हमारे बिहाफ पे, और बिलिंग जो दे देना, बिलिंग आप मेरे को कर देना, क्योंकि हमें ये नहीं बताना कि ये गिफ्ट कितने का है। मजाक कर रहा हूं, हमें एक्चुअली ये नहीं बताना कि, क्योंकि प्राइस देख के बच्चा सोचता है ये तो गिफ्ट यार 500 रुपए का, 1000 रुपए का, बस इतना गिफ्ट दिया सर ने। तो हमने बिलिंग करा ली अपने नाम पे और हमने कहा ये गुड्स डिलीवर कर दो उस स्टूडेंट को जो यूपी में बैठा है। गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे टू सप्लाईज है, यहाँ पे टू सप्लाईज है, आपको दिख नहीं रही, आप अंधे हुए हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे एक सप्लाई तो ये हो गई जो आपने अमेज़न ने आपको गिफ्ट दिया, ये आपको बिल किया है, शिप नहीं किया। और एक सप्लाई ये हो गई जो आपको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि आपके डिलीवरी डायरेक्टली स्टूडेंट को हो गई। आप कह रहे हो अमेज़न ने स्टूडेंट को माल बेचा है, अरे भाई अमेज़न ने नहीं बेचा आपको गिफ्ट, गिफ्ट आपको हमने दिया है। तो यहाँ पे सप्लाई अमेज़न से यहाँ शर्मा जी को आया पैसा गिफ्ट और शर्मा जी ने गिफ्ट स्टूडेंट को दे दिया, तो यहाँ पे सप्लाई दो हो गई। और आइडियली यहाँ पे दो ईवे बिल बनने चाहिए, एक ईवे बिल बनेगा यहां से, एक ईवे बिल बनेगा यहाँ पे। गवर्नमेंट ने इस पे एक नोटिफिकेशन निकाली, उन्होंने बोला यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रही, अमेज़न से शर्मा जी को एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रही क्योंकि अमेज़न वाले डायरेक्टली स्टूडेंट को गिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे मूवमेंट एक ही है, तो आप एक ईवे बिल बना लो, ओनली वन ईवे बिल बना लो। और ये कंसेप्ट हमारा लॉ में भी दिया होता है, इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। इस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि आपको यहाँ पे दो सप्लाई इन्वॉल्व है, क्योंकि एक सप्लाई तो अमेज़न से शर्मा जी के पास और एक सप्लाई शर्मा जी से स्टूडेंट के पास, तो दो सप्लाई होने की वजह से यहाँ पे ईवे बिल एक बनेगा, क्योंकि ईवे बिल मूवमेंट पे होता है तो ईवे बिल यहाँ पे एक ही रिक्वायर्ड है। ये बात प्रेस रिलीज में बोली है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात होगी जी। अब हमारी ईवे बिल कब बनेगा, ईवे बिल कौन बनाएगा, अब हम बात करते हैं ईवे बिल में क्या होगा, क्या हम ईवे बिल में रखेंगे, इसकी हम बात कर लेते हैं। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है क्या क्या हमें ईवे बिल में देना है। जैसे बताया मैंने आपको ईवे बिल दो पार्ट में डिवाइडेड है, आई हैव ऑलरेडी शोन यू पार्ट ए में आता है सप्लायर की डिटेल, उसका एड्रेस और उसके अलावा रेसिपिएंट की डिटेल और शिप टू। तो ये हो गया बिल टू, ये हो गया शिप टू। बिल टू शिप टू अलग हो सकते हैं, ईवे बिल एक ही बनेगा। फिर मैंने कहा जी पार्टी की डिटेल, मतलब आइटम की डिटेल, डिस्क्रिप्शन, एक्सेशन कोड, क्वांटिटी और रेट, ये सारी चीजें भी ईवे बिल में आती है। इसको बोलते हैं पार्ट ए, जहां पे कंसाइनमेंट की डिटेल होती है, सप्लायर की डिटेल होती है और रेसिपिएंट की डिटेल होती है, ये होता है पार्ट ए। पार्ट बी क्या होता है सर, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर का नाम होता है, ट्रांसपोर्टर की आईडी होती है, और बाई रोड जा रहे हो, बाई रेल जा रहे हो, बाई एयर जा रहे हो, बाई शिप जा रहे हो, और व्हीकल नंबर होता है, और
डॉक्यूमेंट नंबर होता है व्हीकल का, बिल्टी नंबर होता है ट्रांसपोर्टर का, या फिर अगर ट्रेन है तो ट्रेन के केस में लोरी नंबर होता है, या जो आपको डॉक्यूमेंट देती है ट्रेन उसका नंबर होता है। तो पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में ये हमारा ईवी बिल डिवाइडेड है। तो पार्ट ए में क्या होता है, जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ डिलीवरी, डॉक्यूमेंट और वैल्यू और रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सप्लाई आप क्यों कर रहे हो, सप्लाई का करने का रीजन क्या है, सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्कर है, ये सारी बातें रीजन है कि हम ये सप्लाई क्यों कर रहे हैं। ये कब देना है हमारे को, ये देना है हमारे को पार्ट ए जब आपकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा की है। पार्ट ए जनरेट करके आपने छोड़ दिया तो 15 दिन तक वैलिड रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप पार्ट ए जनरेट कर देते हो और पार्ट बी के लिए आप ट्रांसपोर्टर को बोल देते हो कि भाई साहब मैंने पार्ट ए जनरेट कर दिया है, माल आपका लोड आपको करना है ट्रक में, आपके पास 10 ट्रक खड़े हैं, आप ये सामान कौन से ट्रक में लेके जाओगे, मुझे क्या पता, मैं कैसे ट्रक नंबर डालूं इसमें, मुझे तो पता नहीं आप कौन से ट्रक में लेके जाओगे, तो ट्रक नंबर तो आप ही डालोगे ना। आई डोंट नो कि विच ऑन विच व्हीकल यू आर टेकिंग माई गुड्स, तो ट्रांसपोर्टर बोलेगा आप भाई साहब अपना सामान लेके चले जाओ, मैं आपका ट्रक नंबर खुद डाल दूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा। तो पार्ट ए में ट्रक नंबर, व्हीकल नंबर ट्रांसपोर्टर डाल सकता है, बट 15 दिन में इसको पार्ट बी कंप्लीट करना है। अगर आपने 15 दिन में पार्ट बी नहीं भरा तो पार्ट ए एक्सपायर हो जाएगा, पार्ट ए एक्सपायर हो जाएगा, आपका ईवी बिल खत्म। ठीक है जी। उसके बाद ये हम डालते हैं, व्हीकल नंबर डालते हैं और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट डालते हैं। ये कौन डालेगा, या तो सप्लायर खुद डाल दे या ट्रांसपोर्टर डाल दे, जो डालना डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपको डालने हैं। ठीक है जी। कह रहे हाउ एवर इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए मे बी फर्निश्ड बाय ट्रांसपोर्टर। अगर पार्ट ए में इंफॉर्मेशन हम उसको ऑथराइज कर दें कि तो खुद डाल दे, हमने कहा जी ये हमारा इनवॉइस है, ये हमारा बिल है, एक काम कर तो हमारा पार्ट ए भी बना दे, पार्ट बी भी बना दे, तो ट्रांसपोर्टर बना सकता है पार्ट ए, बना सकता है पार्ट ए, बट अगर सप्लायर या रेसिडेंट इसको रिक्वेस्ट करे तो उसको भी हम ऑथराइज करें तो हम ट्रांसपोर्टर से भी पार्ट ए बनवा सकते हैं अगर हम चाहें तो। चलो जी, ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी ईवे बिल बनाना होता है, ये बात लिखी हुई है। अब बात आ गई पार्ट बी इज नॉट मैंडेटरी। कौन से ऐसे केस हैं जहां पे ये पार्ट बी मैंडेटरी नहीं होता, कौन से ऐसे केस हैं। हम कह रहे हैं जी हम गुड्स लेके जा रहे हैं, हम गुड्स लेके जा रहे हैं 50 किलोमीटर के दायरे तक, कहां से, कंसाइनर के प्लेस से, ट्रांसपोर्टर के प्लेस से। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैंने कहा जी मेरा प्लेस है, यहां से मेरा गुड्स जाना है, ये मैं ए हूं, ये मैं बी हूं। ठीक है जी। मेरा जो घर है वो है चांदनी चौक में, मेरा जो ऑफिस चांदनी चौक में है, और चांदनी चौक में गलियां इतनी भिड़ी भिड़ी होती हैं कि एक गली के अंदर ट्रक आना तो बहुत दूर की बात है, स्कूटर भी नहीं आ सकता। तो ट्रांसपोर्टर का जो प्लेस है वो थोड़ा दूर है, वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। ये हमारा ट्रांसपोर्टर है। तो ट्रांसपोर्टर ने बोला भाई साहब मैं आपकी गली में नहीं आऊंगा, मैं चांदनी चौक में नहीं आऊंगा, मेरे बस की नहीं है वहां पे आना, आपका वहां ट्रक, अगर आपको सामान लोड करवाना है तो आप सामान लेके मेरे ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी में आ जाओ, मैं यहां से आपका सामान आपके रेसिडेंट को डिलीवर कर दूंगा। तो हम ट्रांसपोर्टर के प्लेस पे जा रहे हैं अगर अपना सामान लेके, और वो प्लेस 50 किलोमीटर तक है, तो पार्ट बी भरना मैंडेटरी नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, ईवे बिल आप यहीं पे बना के जाओगे, पार्ट ए आप यहीं से बना के चलोगे, पार्ट बी आप यहां भर सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये ट्रांसपोर्टर सेम स्टेट में होना चाहिए, अगर अलग स्टेट में है तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों साथ में भरने हैं। कुछ लोग कहते हैं सर हमें ईवे बिल बनाना ही नहीं है, अगर हमें यहां जाना तो ईवे बिल तो बनाना है, पार्ट ए तो आपको बनाना ही बनाना है, पार्ट बी जो ट्रक की डिटेल है वो आप यहां जाके भर लेना, फिर आपका ट्रक यहां से यहां चला जाएगा। शर्त यह है कि आपका ट्रांसपोर्ट सेम स्टेट में होना चाहिए। तो ये बात लिखी हुई है यहाँ पे इंग्लिश में कि अगर आपका 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सेम स्टेट में है, तो आप ट्रांसपोर्टर को गुड्स, क्योंकि ट्रांसपोर्टर आपके यहाँ आ नहीं पा रहा क्योंकि आपका जो घर है या आपका ऑफिस है, बड़े रास्ता बड़ा खराब है, तो आप उसको गुड्स देके आ रहे हो उसके प्लेस पे जाके,
50 किलोमीटर तक आपको पार्ट ए बनाना है, पार्ट बी नहीं बनाना। ठीक है जी। आप रास्ते में कन्वेंस चेंज कर रहे हो, आपका कन्वेंस रास्ते में खराब हो गया है, आप जा रहे हो जी गाड़ी में और आपका कन्वेंस रास्ते में खराब हो गया है, आपने अपना कन्वेंस जो है वो चेंज कर लिया, आपने कहा जी कन्वेंस चेंज कर रहा हूं, तो जो कन्वेंस चेंज कर रहे हो उसका जो गाड़ी का नंबर है, जो ट्रक नंबर है, वो अब चेंज हो गया है, तो आप अपना पार्ट बी को अपडेट कर दोगे। सर ये कौन अपडेट करेगा? ये ट्रांसपोर्टर अपडेट करेगा। जो ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रक नंबर चेंज कर ले, क्योंकि आपका रास्ते में ट्रक खराब हो गया, आप ट्रक चेंज कर रहे हो, ट्रक का नंबर अलग है, तो आप ट्रक का नंबर पार्ट बी में चेंज कर दो, पूरा एवेबल कैंसिल नहीं होगा, ओनली पार्ट बी अपडेट हो जाएगा। तो ये बात यहां लिखी हुई है, सिंपल सिंपल चेंज हो जाएगा। अब आती है कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। दो ट्रक वाले जा रहे हैं, एक ट्रक वाला है और एक हेल्पर है, वो जा रहे हैं रास्ते में, रास्ते में जाते जाते क्या हुआ, उनके ट्रक में बहुत सारा गुड्स है। हमने कहा जी उनके ट्रक में, ये ट्रक है उनका, ये उनका ट्रक है, उनके ट्रक में बहुत सारा गुड्स है। एक गुड्स है मिस्टर एक्स का, एक गुड्स है मिस्टर वाई का, एक गुड्स है मिस्टर जेड का, अलग अलग लोगों के गुड्स हैं। हमने कहा जी इसकी वैल्यू 10,000 रुपए है, इसकी वैल्यू 20,000 रुपए है, इसकी वैल्यू 30,000 रुपए है। बताओ ई-वे बिल बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलोगे सर नहीं बनेगा, कंसाइनमेंट वैल्यू इंडिविजुअल चेक करते हैं पर्सन वाइज, बिल्कुल गलत। ये पूरा ट्रक हमारे लिए क्या है? कंसाइनमेंट है। हमारे लिए इनवॉइस कंसाइनमेंट नहीं है, हमारे लिए ट्रक कंसाइनमेंट है, इनवॉइस कंसाइनमेंट नहीं है। ई-वे बिल यहां पे बनेगा क्योंकि आपकी वैल्यू हो गई 30 प्लस 20 प्लस, या मान लो 20, 30 प्लस 20 प्लस सॉरी 10 10 10 के, तो ये हो गया आपकी 60 के, आपका ई-वे बिल बनेगा। सर ई-वे बिल कितने बनेंगे? क्या ई-वे बिल बनेंगे 3 ई-वे बिल बनेंगे या एक ही बन जाएगा? गवर्नमेंट ने कहा कि आप अलग अलग ई-वे बिल कहां लेके घूमोगे, पता लगा आपने ई-वे बिल को टिश्यू पेपर की तरह यूज करा और फेंक दिया, तो अलग अलग ई-वे बिल नहीं बनेंगे। आप एक काम करो, आप सारे ई-वे बिल को एक दो 3 ई-वे बिल का एक बना लो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, और ई-वे बिल को कंसोलिडेट करके उसका एक ई-वे बिल रख लो, ताकि आपको अलग अलग कॉपी ना रखनी पड़े, आपका एक ही बिल रख लो। आप जब ऑफिसर मांगेगा आपसे, आप दिखा देना कि मेरा ये कंसोलिडेटेड बिल है, इसमें तीनों की तीनों डिटेल बनी हुई है। तो देयर इज ऑप्शन टू मेक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। अगर आपको लग रहा है कि आपके एक ट्रक में बहुत सारे ई-वे बिल बन रहे हैं, तो आप सबका डेटा डाल दोगे पोर्टल पे जाके, पोर्टल आपको एक बिल दे देगा ई-वे बिल, जो कि होगा कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। क्या सर ई-वे बिल हमारे को फिजिकल फॉर्म में रखना जरूरी है? नहीं, फिजिकल फॉर्म में जरूरी नहीं। अगर आपके पास ई-वे बिल नंबर हो गया, अगर यू हैव ई-वे बिल नंबर, तो उस केस में आपको रखना जरूरी नहीं है, इफ यू हैव ई-वे बिल नंबर। ठीक है जी। तो मैं आपको बता रहा था बात कि आपको फिजिकल कॉपी रखना जरूरी नहीं है, किसी भी केस में फिजिकल कॉपी रखना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ ई-वे बिल नंबर अपने पास रख लो, अपने व्हाट्सएप पे, अपने मोबाइल पे, अपने लिख के पर्ची पे, और आप ऑफिसर को दिखा देना ई-वे बिल नंबर, या इसको बिल पे लिख लो, आपका काम चल जाएगा, आपको फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। तो ये बात लिखी हुई है, पढ़ लेना आप। अगर आप मल्टी यूज कर रहे हो, मल्टी शिप मतलब बहुत सारी बिल आपके एक कार्गो में जा रहे हैं, तो आप एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना सकते हो। अब बात करते हैं सर कैंसिलेशन की। ई-वे बिल कैंसिल कब होता है? अगर आपने ई-वे बिल बना दिया और आपको 24 घंटे में लग रहा है कि मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, या ट्रांसपोर्ट हुआ है तो डिटेल के हिसाब से नहीं बना, तो आप ई-वे बिल बना कैंसिल कर सकते हो, बट 24 घंटे में ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हो। बट एक बात है, अगर आपका गुड्स वेरीफाई हो गया ट्रांजिट में, अब मान लो आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट ही नहीं करा, तो 24 घंटे में आप ई-वे बिल कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट तो हो गया है, बट एज पर डिटेल नहीं हुआ जो डिटेल होनी चाहिए थी, और रास्ते में वो चेकिंग हो गया, ऑफिसर ने पकड़ लिया। हमने कहा जी अगर ऑफिसर ने इसको वेरीफाई कर लिया तो ई-वे बिल कैंसिल नहीं कर सकते आप, चाहे भले ही 2 घंटे क्यों ना हुए हो, तब भी आपका ई-वे बिल कैंसिल नहीं होगा।
तो ये बताया हुआ है पार्ट ए वैलिड होता है 15 दिन के लिए। अब बात आ गई वैलिडिटी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वैलिडिटी क्या होती है ई वे बिल की। हमने कहा जी ओवर डायमेंशनल कार्गो है। सर ये ओवर डायमेंशनल कार्गो कौन से होते हैं, हमें दिखा दो एक बार। वो कार्गो जिसका सामान उस ट्रक से बाहर निकला हो, जैसे एग्जांपल ये वाला है, दिस इज ओवर डायमेंशनल कार्गो, दिस इज ऑल्सो ओवर डायमेंशनल कार्गो। और ये क्या है, ये नॉर्मल कार्गो इंडिया के। तो जो कार्गो, अब इन कार्गो की क्या बात होती है, इन कार्गो के आगे कभी गलती चलना मत। इन कार्गो के आगे अगर आप चल रहे हो गाड़ी लेके और इस कार्गो ने ब्रेक मारी, तो इसकी ब्रेक कुछ सेकंड बाद लगती है। इतने हैवी कार्गो होते हैं ये, इतने हैवी कार्गो होते हैं कि इनकी ब्रेक ही कुछ सेकंड बाद लगती है। तो हैवी कार्गो को हम बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। अगर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है या आप मल्टी मॉडल में जा रहे हो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपका गुड्स पहले जाएगा बाय रोड, फिर जाएगा ट्रेन से, फिर जाएगा शिप से। अगर आपके इस लेग में कहीं भी एक बार शिप आ गया, आपके पूरे जर्नी में, जैसे मान लो आप यहां से गोवा जा रहे हो, पहले बस से जाओगे, फिर ट्रेन से जाओगे, फिर शिप से जाओगे, तो आपकी जर्नी जर्नी में कहीं भी एक बार शिप आ गया, तो हम मान लेंगे आपको ओवर डायमेंशनल कार्गो की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आपकी पूरी ट्रांसपोर्ट की जर्नी में एक बार भी शिप इन्वॉल्व हो गया। हमने कहा जी हम आपको टाइम देंगे 20 किलोमीटर का एक दिन के लिए। अगर आपको एक दिन कवर करना है तो 20 किलोमीटर आपको देंगे। अगर आपको एडिशनल 20 किलोमीटर देंगे, हर 20 किलोमीटर के लिए आपको एक दिन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 23 किलोमीटर कवर करना है, तो आपको दिए जाएंगे, एक दिन यहां दिया जाएगा और एक दिन आपको यहां दिया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि आपका 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, 3 किलोमीटर के लिए भी आपको एक दिन दिया जाएगा। मैंने कहा जी अगर आपके मान लो 40 किलोमीटर जाना है आपको, तो भी आपको 2 दिन दिए जाएंगे। अगर आपको जाना है 65 किलोमीटर, तो आपको एक दिन दिया जाएगा 20 के लिए, एक दिन जाएगा 20 के लिए, एक दिन जाएगा 20 के लिए, फिर एक दिन और आपको और दिया जाएगा, क्योंकि ये 5 किलोमीटर के लिए भी आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल आपको 4 दिन मिलेंगे। तो पार्ट देयर ऑफ के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। सर ये दिन निकालते कैसे हैं? ये दिन निकालते हैं जब आपका पार्ट ए और पार्ट बी, जब आपका पार्ट बी कंप्लीट हो गया, पार्ट बी कंप्लीट की टाइम से ये निकालते हैं। वापस आते हैं कंसेप्ट पे। हमें ध्यान रखना है कि हमें वन डे कैसे निकालना है। वन डे हमें निकालने के लिए हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे को चेक करना है 100 किलोमीटर के लिए वन डे, और अगर हमारा ओवर डायमेंशनल कार्गो है एक दिन मिलेगा 20 किलोमीटर के लिए, और हर एडिशनल डे हमें एक दिन मिलेगा। अगर हमारा नॉर्मल कार्गो है अदर देन या फिर एमएमटी सी वाला नहीं केस, तो 100 किलोमीटर के लिए मिलेगा एक दिन, और अदरवाइज मिलेगा हमारे को हर 100 किलोमीटर के एडिशनल डे मिलेगा। यहां गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि हम 24 घंटे वाला हिसाब नहीं रखेंगे। आपका जो पहला दिन है वो एंड हो जाएगा 12 AM को। तो कहते हैं जी मॉर्निंग में बनाना अच्छा रहता है इवेबल। अगर आप मॉर्निंग में इवेबल बनाओगे तो आपको 12 AM तक का टाइम मिलेगा। गवर्नमेंट ने कहा हम 12 AM तक आपको एक दिन कंप्लीट कर लेंगे, तो 12 AM तक आपको हम एक दिन मान लेते हैं। अगर आपने इवेबल बनाना है, मान लो सुबह बनाया आपने 6 AM को, तो 12 AM तक हम, रात के 12 बजे तक हम एक दिन मान लेते हैं। तो कहा जाता है कि रात को इवेल बनाओगे तो पूरा एक दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा रात को 12 बजे। तो ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की आई हुई है, इस बारे में आप पढ़ लेना, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी एग्जांपल से। अब हम बात करते हैं जी इवेबल स्टार्ट कब होगा। जब आपका पार्ट बी बन जाएगा तब से आपका इवेबल स्टार्ट होगा। आपको इवेबल एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, कमिश्नर के पास पावर है, बट 8 घंटे से ज्यादा आप एक्सटेंड, 8 घंटे से पहले आप एक्सटेंड, 8 घंटे एक्सटेंड, मान लो आपकी जो इवेबल बनाने की जो लिमिट है वो आपकी मान लो एक दिन की है, और आपको लग रहा है वहां पहुंचने से पहले आपको लग रहा है कि मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा डेस्टिनेशन पे एक दिन के अंदर, तो आप 8 घंटे की एक्सटेंशन ले सकते हो। बट ये एक्सटेंशन आपको पहुंचने से पहले लेनी है, और शुरू में नहीं लेनी कि आपने चले और बोला अब ये मौसम खराब है, पहले ही बनाते ही बोला आप ले लो एक्सटेंशन 8 घंटे की। तो ये आपको कब लेनी है?
जब आपने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है और डेस्टिनेशन पे आप नहीं पहुंचे हो तो आपको ये मूवमेंट अलाउ कर सकते हो। पोर्टल पे जाके आप अलाउ परमिशन मांगोगे कि मुझे 8 घंटे और दिए जाए। ई-वे बिल एक्सेप्ट करना जरूरी होता है आपको, किसको? सप्लायर को या रेसिपिएंट को जिसने वो गुड्स रिसीव करे हैं। तो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा, 72 घंटे में आपने ई-वे बिल एक्सेप्ट नहीं करा, मान लो मेरे को किसी बंदे ने कुछ गुड्स भेजा और मेरे पोर्टल पे दिखेगा कि मुझे किसी ने ई-वे बिल इश्यू करा है, तो मुझे 72 घंटे में अगर मैंने उसको, या डिलीवरी हो गई है, दोनों में जो भी पहले है, तो मैं, अगर ये नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा डीम एक्सेप्टेंस। 72 घंटे बाद मान लिया जाएगा कि आपने ई-वे बिल एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये लिख लो इंपॉर्टेंट, 72 घंटे तक आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो मान लिया जाएगा 72 घंटे बाद कि आपने ई-वे बिल का गुड्स रिसीव करा है और आपका ई-वे बिल आपको जनरेट हुआ है। ई-वे बिल जनरेटेड वन स्टेट अनदर स्टेट, सिंपल सी बात है, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो और आप ई-वे बिल जा रहे हो लेके, तो आपको ई-वे बिल बनाना जरूरी है, व्हीकल नंबर डालना जरूरी है। बिना व्हीकल नंबर के ई-वे बिल इनवैलिड है। ई-वे बिल को आप एडिट नहीं कर सकते, इसको आप खाली अमेंड अपडेट कर सकते हो, वो भी पार्ट बी अपडेट कर सकते हो उसका, इसको अमेंड नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। तो ये बातें हमारी लिखी हुई हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि ई-वे बिल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, आपका इनवॉइस लगेगा, बिल ऑफ सप्लाई लगेगा, और ई-वे बिल आपको फिजिकल रखना है या ई-वे बिल नंबर रखना है, दोनों चीजें आपको अलाउड है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इनवॉइस में। इनवॉइस के केस में आईए इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलता है हमें, वो हमारे को देना होता है, हम उसको, उसके केस में फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत हमें नहीं होती। अगर लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि इसको फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है इनवॉइस की या गुड्स की या फिर आपके ट्रांसपोर्टर की, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, और ये वेरिफिकेशन करेगा वो अगर वो कमिश्नर से ऑथराइज है तो। कमिश्नर को लगता है कि वो वेरिफिकेशन करना है गुड्स का, तो वेरिफिकेशन करेगा, पर वो एक रिपोर्ट देगा, 24 घंटे में रिपोर्ट देगा और 3 दिन में एक फाइनल रिपोर्ट देगा अगर उसने वेरिफिकेशन करी है, इंस्पेक्शन करी है, और ये रिपोर्ट 3 दिन का टाइम 3 दिन और बढ़ सकता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपका गुड्स कन्फिस्केट हो गया है तो 30 मिनट के अंदर आपका, अगर आपका ट्रक रोक लिया है किसी ऑफिसर ने, तो 30 मिनट के अंदर अंदर उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो 30 मिनट के बाद कि मेरे ट्रांसपोर्ट को डिटेन कर लिया है और मुझे गुड्स छोड़ नहीं रहे हैं, ये मेरा सामान छोड़ नहीं रहे हैं, मुझे जबरदस्ती रोका हुआ है इन्होंने, मुझे चेक पोस्ट पे रोका हुआ है। तो 30 मिनट के बाद आप कंप्लेंट कर सकते हो कॉमन पोर्टल पे कि मेरा जबरदस्ती इन्होंने ट्रक रोका हुआ है। ठीक है जी, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ई-वे बिल बनाने की, आपको पार्ट ए बनाने की पावर आपसे छीन ली जाएगी अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में, अगर आप कंपोजिट डीलर हो, आपने 2 क्वार्टर की, कंसेक्यूटिव क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो आपको ई-वे बिल बनाना नहीं दिया जाएगा। अगर आप नॉर्मल डीलर हो तो आपने 2 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करी 3B, या 2 महीने की जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आपको ई-वे बिल बनाने नहीं दिया जाएगा। तो नॉर्मल डीलर के केस में जीएसटीआर 1 और 3B आपने फाइल नहीं करी, 3B मंथली होती है और जीएसटीआर 1 क्वार्टरली भी हो सकती है, तो आपको ई-वे बिल बनाना नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कंपोजिट डीलर हो तो 2 क्वार्टर की रिटर्न आपने फाइल नहीं करी, तो आपको ई-वे बिल बनाना नहीं दिया जाएगा, हालांकि कमिश्नर इसको रिलैक्स कर सकता है। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया सारा ई-वे बिल का, इसको आप अच्छे से रिवाइज करो। If you have any query, any doubt, please ask. Thank you so much. Take care. Bye.